लुमिनेशन होगा, लुमिनस 100 वाट इतना, एक होगा मे बी 25 वाट और एक होगा मे बी 5 वाट। तो ऐसे है। इसका मतलब है अगर एक्टिविटी लास्टिंग अप टू 12 सेकंड, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, अगर 12 सेकंड तक एक्टिविटी जो है उसमें मैक्सिमम एनर्जी, मेजर एनर्जी विल कम फ्रॉम एटीपी-सीपी सिस्टम। अगर एक्टिविटी 30 सेकंड से 1 मिनट तक है तो मेजर एनर्जी विल कम फ्रॉम एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इफ द एक्टिविटी लास्टिंग मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आएगी एरोबिक सिस्टम से। तो ये टेबल ध्यान से याद रखना। 12 से 30 सेकंड के बीच में कौन सा एनर्जी सिस्टम है? हाँ, 12 से 30 सेकंड के बीच में, 12 से 30 सेकंड के बीच में होगा क्या, जब 12 टू 20 सेकंड्स तक भी आपका मेजर आएगा, एटीपी-सीपी आएगा, उसमें अगर 12 सेकंड्स के अप टू 12 सेकंड मैक्सिमम आएगा, सपोज 98% विल कम फ्रॉम द एटीपी-सीपी, 2% में भी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, देन 0% में भी एरोबिक। फिर जब आप बोल रहे हैं 20 सेकंड जब जाएगा तो उसमें 98% का जाएगा, वो आ जाएगा मे बी 90 या 88%। फिर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और थोड़ा सा बढ़ेगा, 2% का जाएगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस आएगा 5 to 7%। ये भी मैंने एक टेबल दिया हुआ है, देख लीजिए, उस टेबल में भी दिया है। ये जैसे जैसे टाइम जब होता रहेगा तो कॉम्बिनेशन, ये धीरे धीरे एक एक सिस्टम का एनर्जी कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ते जाएगा। जब भी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगा ना, ये परसेंटेज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। ये समझ में आया ना? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। हाँ, फिर ये 30 सेकंड से 1 मिनट तक मैक्सिमम आएगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। ये आएगा, थोड़ा सा आएगा आपका ये एटीपी-सीपी से आएगा, थोड़ा सा आएगा एरोबिक से। फिर भी ये भी जब टाइम बढ़ते जाएगा तो नेचुरली ये परसेंटेज कम होते जाएगा, एरोबिक परसेंटेज बढ़ते जाएगा। इसके लिए एक और टेबल दिया हुआ है, बाद में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये नाउ एटीपी-सीपी सिस्टम, इसमें जो मैंने अभी बोला कोई नया चीज नहीं है। देखो, दिस सिस्टम टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो प्रोडक्शन ऑफ, इसमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होता है। देन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, दिस सिस्टम आल्सो डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिक है। जहां पे जब एनारोबिक है ये, वहां पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बट द यूनिकनेस इज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। एरोबिक सिस्टम, द एनर्जी सिस्टम रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एरोबिक सिस्टम में क्या क्या है, ये 4 चीजें हैं। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फैट मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या होगा, ओनली ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, एनारोबिक लैक्टिक एसिड सिस्टम में। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन मैंने बोला है आप लोगों को, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ एटीपी-सीपी सिस्टम, इससे शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, इतना लिखोगे तो काफी है। इंटेंसिटी duration activity like sprint, jumps, throws, and this system works in the following way. कैसे? First ATP breaks down to ADP, PI and energy. वही सेम थिंग, ये जो लिखा है मैंने, वही चीज मैंने इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन में और एक बार लिख दिया है, आपको समझने के लिए आसान होगा। It will be easy to understand. That's why again I have written this line and this line, there is no difference. And the energy released from ATP, it helps in muscle contraction. ATP टूटने से जो एनर्जी, ऊर्जा निकलती है, वो मांसपेशी संकुचन के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट जो है सीपी का काम है क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन। When creatine phosphate breaks down to creatine, inorganic phosphate, and energy is released. This energy, ये रेड कलर में मैंने लिखा है, देखो, this energy released by the breakdown of creatine phosphate used for
रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई। ये देखो, ये एटीपी तोड़ने से एडीपी पीआई मिला था हमें, इसका कोई काम नहीं आया। ये मेन हमारा काम था, एनर्जी से मतलब था, वी हैड ओनली बिजनेस विद द एनर्जी। हमें ये एनर्जी चाहिए था, एनर्जी मिल गई हमें, एनर्जी दे दी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब एडीपी और पीआई खाली पड़ा है, छड़ा घूम रहा है ये, तो इसमें अगर हम एनर्जी डाल देंगे तो फिर दोबारा एटीपी बना सकता है, लेकिन एनर्जी डाल नहीं सकता है क्योंकि एनर्जी खर्चा हो गया है। उसके लिए सीपी जो है क्रिएटिन फॉस्फेट, उससे टूटने से जो एनर्जी निकलती है, दैट एनर्जी कंबाइनिंग विद एडीपी एंड पीआई, जो एटीपी टूटने से मिला था उसके साथ मिलकर दोबारा एटीपी बना सकता है। तो इसका मतलब ये लिखने का बाद 2 लाइन ऐड कर सकता हो। सो इन ए नटसेल, अब ऑल टोटल समरी में आप बता सकते हो, the role of ATP in ATP-CP system is to supply energy for muscle contraction, and the role of creatine phosphate यानी कि CP is to supply energy for resynthesis of ATP। बस खत्म हो गया आपका ATP-CP सिस्टम। ये मैंने इधर ही लिख दिया है। ये अगर याद है तो ये लास्ट 3 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसका जरूरत भी नहीं है। अगर ये स्लाइड याद भी नहीं रहा, जो कामचोर लोग है, जो पढ़ता नहीं हो, उसके लिए फर्स्ट स्लाइड काफी है। एटलीस्ट फर्स्ट स्लाइड लिख दो, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा, पास होने का लायक मार्क्स मिल जाएगा। सिस्टम द एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इसमें जिसको जितना आता होगा उतना लिखना। मेन में कितना है मैं बताऊंगा अभी। ये सिस्टम जो है हाई इंटेंसिटी एंड मॉडरेट ड्यूरेशन, दिस मॉडरेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेट ड्यूरेशन किस टाइप का गेम के लिए? 400 मीटर रन, 100 मीटर स्विमिंग और एनी अदर एक्टिविटी। अब बोलोगे सर ये आप बार बार बोलते हो एथलेटिक्स और स्विमिंग, एथलेटिक्स स्विमिंग छोड़ के क्या हमने घास चुराने के लिए आया है? बाकी गेम का क्या करे? इसीलिए लिखा है अदर एक्टिविटीज लास्टिंग फॉर 30 to 60 सेकेंड्स। अब कोई भी अपना गेम में देखो कि 30 to 60 सेकेंड हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कहाँ कहाँ है, अपना अपना गेम के लिए सोचना है। तो उस टाइप का एक्टिविटी के लिए, ये ड्यूरेशन के एक्टिविटी के लिए the major energy comes from lactic acid system. Glycolysis क्या है? Anaerobic glycolysis, that is breakdown of glucose और glycogen to lactic acid। इसमें ऐड कर सकता है in absence of oxygen। तो मैंने सेकेंड लाइन में लिख दिया है, जब एग्जाम में लिखोगे इसका साथ ये दोनों क्लब कर सकते हो, दोनों इकट्ठे एक सेंटेंस लिखते हो। The anaerobic glycolysis or lactic acid system and be defined as the breakdown of glucose or glycogen to lactic acid in absence of oxygen. That's all. And the end product of anaerobic glycolysis is lactic acid. और थोड़ा सा याद रहे तो ये लाइन भी ऐड कर दो। हाइड्रोजन आयन also released which inhibits the muscle contraction। क्योंकि ये मैंने ऐड किया है बहुत बार, मैंने दूसरा बहुत सारे जगह में ये बताया आप लोगों को ही है। अब देखो, अगर पूरा स्टेप्स ये आगे जो ये अगर स्टेप अगर इतना याद रखना मुश्किल है, आपको इतना याद नहीं रख पाओगे तो छोड़ दो ये। एटलीस्ट दिस यू मस्ट राइट। The anaerobic glycolysis take place in the following way। इसमें अगर डायग्राम याद नहीं है तो डायग्राम छोड़ दो, डायग्राम देने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ग्लूकोज लिखो और ग्लाइकोजन लिखो, फिर ऐसे एरो देके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखो। फिर क्या करना है, सिंगल एरो नहीं देना है,
हमेशा ऐसे डबल ट्रिपल 2-3 एरो दे सकता है। सिंगल एरो का मतलब क्या है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ डिफरेंस क्या है। सिंगल एरो का मतलब क्या है, डायरेक्ट ग्लूकोज 6 से पाइरुविक एसिड बनता है, लेकिन बीच में एक और एरो या 2-3 एरो और दे दोगे, इफ यू गिव 1 or 2 more arrows, means it is understood that in between there are so many steps are there what I have not written. और एक चीज ध्यान देने वाला एक चीज है, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस एटीपी। ये जब एटीपी यहाँ पे दोगे तो डेफिनेटली द एरो विल बी लाइक दिस, ये एरो इस तरफ नहीं देना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा ये। और यहां से जो एटीपी आएगा, दैट एटीपी इज रिलीज्ड, दिस एटीपी, दैट्स व्हाई अब देखना वो पीपीटी में लिखा है, दिस पोर्शन जो है ना, दैट इज कॉल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब हम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हम जब कोई बिजनेस कर रहा है तो ऐसे 0 पैसा से 0 इन्वेस्टमेंट में तो कोई बिजनेस होता नहीं है। उससे पहले आपको कुछ पैसा लगाना है, कोई भी धंधा कर रहे हो उस धंधा के लिए आपको पैसा लगाना है, you have to invest some money for any business, then we are getting, after the business we are getting the money back, फिर हम हिसाब किताब करेंगे, then we will make the balance sheet, how much we have invested, how much we got, then we will see the profit, how much we got minus how much we invested, so that will be the profit। हम धंधा करने के लिए कितना पैसा लगाया था और धंधा के बाद कितना पैसा मिला है, तो उससे हम कितना लाभ हुआ है वो हम देख सकता है। तो उसी को अंग्रेजी में बोलता है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, और दिस इज एनर्जी हार्वेस्टिंग फेज। तो इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा ही, लेकिन इफ यू कैन राइट दिस वन, दैट विल बी द गोल्ड स्टैंडर्ड, देन 10 out of 10 या 5 out of 5 या 2 मार्क्स आएगा तो 2 out of 2, डेफिनेटली विल गेट फुल मार्क्स मिलेगा आपको। लेकिन ये फुल मार्क्स का चक्कर में ऐसे नहीं होना चाहिए कि पास मार्क्स ही ना आ जाए। तो इसलिए जिसको जितना हजम होने का कैपेसिटी है वो उतना खाना है, इंडाइजेशन नहीं होना। तो इसमें देखिए ये जो 2 स्टेप, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 10-फॉस्फेट, देन ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, it will be divided into 2-3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट प्लस DHAP, शॉर्ट फॉर्म है इसका, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसलिए देखो यहां से ऐसे 2 एरो देके 2 ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट दिया है। इसका मतलब क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो ये लिखना चाहता है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसका नेक्स्ट स्टेप है एक 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनता है, अनदर मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। तो एक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट क्या होता है, फिर आगे मेटाबोलाइज होता रहता है, फिर क्या होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ना, ये भी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब यहां से ये स्टेप जो है 2 बार होता है, एक तो ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से, और एक ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कहां से आया, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो मैं जो रिटर्न नोट जो कल भेजा था मैंने, उसमें क्लियरली लिखा है, देखना, इसको जब दिखाऊंगा उससे पता चलेगा, देखना। तो सर ये दोनों सेम चीज में ही कन्वर्ट हो रहे हैं? हाँ, ये दोनों नहीं है, ये एक तो सेम ही है। देखिए ये लिखा ये क्या है, सेम ग्लिसरॉल ही है। 3-फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। अब सोचो ये वही है एक, ठीक है, समझ में आया ये? और एक जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ये कहां से आया, ये जो प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एपी है ना, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखो अभी फिर बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो।
इट मीन सर कि वो कन्वर्ट हो जाता है ना इसमें बाद में। हाँ, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक काम करता हूँ, मैंने एक बार दिखाता हूँ मैंने। इसमें एक एटीपी इन्वेस्ट किया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, एक और इन्वेस्ट किया है। तो 2 एटीपी हमें इन्वेस्ट किया है। आफ्टर दैट यू सी द ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2। ये जो है ना, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये फ्रुक्टोज जो है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये 6 कार्बन रहता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ना, ये 3 कार्बन कंपाउंड में डिवाइड हो जाता है। वन इज ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट, अनदर वन इज DHAP, जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या होता है, ये फिर दोबारा ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट क्या होता है ना, एक ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड, आखिर में एट द एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये एक ग्लिसरॉल्डेट फॉस्फेट ऐसा है। एक और ग्लिसरॉल्डेट फॉस्फेट जो DHAP से बनता है, वो और एक बार होता है। Now is it clear? Yes sir, yes sir. यस सर। इसलिए आप देखो, हमने 2 एटीपी इन्वेस्ट किया था, ये तो समझ में आया ना। ये देखो ग्लूकोज था, इसलिए ग्लूकोज में एक फॉस्फेट लगाने के लिए एटीपी लगाए। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और एटीपी लगा के फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट आ गया है। तो 2 एटीपी हमें इन्वेस्ट किया है और मिल रहा है। इधर देखो, यहाँ पे एक एटीपी मिल रहा है फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, 1 एटीपी वी आर गेटिंग। एक एटीपी यहाँ मिल रहा है और एक एटीपी मिल रहा है फॉस्फेनॉल पाइरुविक एसिड टू पाइरुविक एसिड में। यहाँ पे एक एटीपी मिला है, तो हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। लेकिन हमें असल में कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि ये और एक बार होगा ना, इसलिए 4 मिलेगा हमें। तो इसका मतलब देखिए, बिजनेस में हम 2 एटीपी इन्वेस्ट कर रहा है और हमें 4 मिल रहा है। तो नेट गेन कितना है, 2 लाभ कितना है, 2 एटीपी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से जब लैक्टिक एसिड बनता है, तो हमें फायदा होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फायदा होता है। प्रोडक्शन होता है 4 मॉलिक्यूल एटीपी और फायदा होता है 2 मॉलिक्यूल एटीपी। सो we will get 4 molecules of ATP and net gain is 2 molecules of ATP। वही चीज ने इधर लिखा है, देखो 2 लाइन में। ये पढ़ के देखा, इट कैन बी डिफाइंड एज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड फॉर 400 मीटर रनर, स्पीड एंड्योरेंस टाइप ऑफ एक्टिविटी और 30 to 60 second high intensity activity. This is the system acts as major energy source. In this process, in absence of oxygen, glycogen or glucose undergoes several steps of biochemical reaction and ultimately produces lactic acid and 4 molecules of ATP. अब यहां से एक थोड़ा सा ऐड है, जब ग्लूकोज से स्टार्ट होता है तो 4 मॉलिक्यूल एटीपी, ग्लाइकोजन से भी जब होता है तभी 4 मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन ग्लाइकोजन से अगर स्टार्ट होगा तो हमारा नेट गेन होगा 3 एटीपी, क्योंकि जब ये ग्लाइकोजन से अगर होगा ना, हमें एक एटीपी कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब ग्लाइकोजन से ग्लाइकोलाइसिस होगा तब एक एटीपी कम देना है। एक एटीपी, सिर्फ एक एटीपी से काम चलेगा, लेकिन प्रोडक्शन 4 ही होगा। तो ग्लाइकोजन से जब होगा तब नेट गेन होगा 3 एटीपी। एक इन्वेस्ट कर रहा है और 4 मिल रहा है, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, दैट मींस नेट गेन इज 3। वही मैं लास्ट में 2 लाइन में लिखा है, when glycogen is used in anaerobic glycolysis, so 1 ATP is used and 4 ATPs are produced, so net gain is 3 molecules of ATP. But when glucose is used
in anaerobic glycolysis. 2 ATPs are used and 4 ATPs are produced. So net gain is 2 molecules of ATP. Now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. मैं तो कहूंगा Yes, sir. ये अगर एग्जामिनर को भी अभी कुछ कंफ्यूजन होगा ना, अगर ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर स्क्रिप्ट से एग्जामिनर भी अगर इतने दिन अगर जो एग्जामिनर होगा उसका अगर ये समझ में नहीं आया ना अपनी जिंदगी में, तो ये उसका समझ में आ जाएगा ऐसे लिखोगे तो। कोई भी लेमैन पढ़ेगा तो उनको समझ में आना ही आना है। हो सकता है आपसे एग्जामिनर कुछ सीख लेंगे, आप अगर ऐसा सही लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपसे सीख लेंगे। सर सेम ये वाला डायग्राम मतलब ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में? नहीं, आप दूसरा कुछ बनाओगे क्या? नहीं दिमाग सर, में एक और और कुछ है है? ना जिसमें दोनों साइड ये मेंशन किया वो हुआ है। करोगे तो वो दे पाओगे तो और भी अच्छा है। ओके सर। वो अगर अदर वन मैं दिखा रहा हूं, बट इन्वेस्टमेंट Yes, sir. in case of glucose it will be 2, or in case of glycogen it will be 1. So net gain in case of glucose net gain is 2, or in case of glycogen net gain will be 3. जो मेरा रिटर्न नोट में जो लिखा है, मैंने क्लियर कट लिख दिया, मैंने रिटर्न नोट में 2 लाइन जो है, लास्ट 2 लाइन देखिए। Yes, sir. आपके पास रिटर्न नोट है मोबाइल में? हाँ सर, ये जो लास्ट वाला आपने दिखाया था वही जो था, नहीं हाँ वही है। हाँ 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 हाँ। So total number of ATPs और जो 38, 32, 32 होता है सर, वो कौन सा होता है? नहीं 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 नहीं, वो आएगा आपका क्रेब्स साइकिल में। That is glycolysis and Krebs cycle and electron transport chain, तीनों मिला के जब एरोबिकली 1 molecule of glucose और glycogen जब हो रहा है, fully oxidized हो रहा है through aerobic glycolysis and Krebs cycle and electron transport chain, उसमें प्रोडक्शन है। पुराना किताब में जो था रिसर्च तब तक पता था, पुराना बहुत सारे किताब में लिखा है 40 molecules of ATPs are produced and इन्वेस्टमेंट वही 2 रहेगा। अगर 1 molecule of glucose, 1 molecule glucose aerobically if it is metabolized or oxidized through glycolysis and Krebs cycle and electron transport chain, total 40 molecules of ATPs are produced and 2 molecules are invested. So net gain will be 38 molecules of ATP. ये कहाँ पुराना किताब में लिखा है। हाँ सर, बाद 38 में है। और भी रिसर्च करके पता चला कि उसको थोड़ा सा चेंज किया है। कोई जगह में जो एटीपी निकालता है बोलता है इंस्टेड ऑफ 2, 1.5 ATPs आर प्रोड्यूस्ड। ओके, उससे आपको हिसाब में थोड़ा सा नया जो किताब है, नया किताब में नेट गेन 32 ATP दिखाता है। यही तो पूछ रहा है ना? हाँ सर वो फैट हाँ। मेटाबॉलिज्म में और ज्यादा होता है क्या? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट में कितना वो? फैट मेटाबॉलिज्म में उससे भी बहुत गुना ज्यादा होता है। फैट मेटाबॉलिज्म में आपका 48, 49, 100 का ऊपर होता है। वो डिपेंड करता है फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड कितने कार्बन का फैटी एसिड है। जैसे Okay, 4 कार्बन फैटी एसिड इज ब्यूटेरिक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड। 5 carbon fatty acid, the pentanoic acid. 6 carbon fatty acid, hexanoic acid. 17 carbon fatty acid, palmitic acid. तो जितना ज्यादा कार्बन नंबर बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा एसिटाइल कोए प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो एक एसिटाइल कोए आएगा, क्रेब्स साइकिल में घुसेगा, फिर उतना नंबर ऑफ एटीपी तैयार करेगा। ओके, लेकिन आप बोल सकते हो तो हमने क्यों ना हम फैट इस्तेमाल कर ले, ज्यादा से ज्यादा एटीपी मिलेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए उससे कोई गुना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जो हमें अगेन डिपेंड करता है हमारा इंटेंसिटी कितना है। अगर इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, एरोबिक है लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, तो उतना ऑक्सीजन फैट जो मिलता है जो उस ऑक्सीजन में, उसमें फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होता, उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है। फिर जब इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होता है और ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, तब क्या होता है,
ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, लो इंटेंसिटी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, तब फैट मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन फैट मेटाबॉलिज्म से इतना जान लो कि एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है एटीपी, लेकिन धीरे धीरे होता है, लेकिन हमेशा ही उतना धीरे से काम नहीं चलेगा। आप जब 3000 मीटर या 1500 मीटर, उसमें आपको ग्लूकोज ग्लाइकोजन ही होगा, फैटी एसिड से टाइम नहीं मिलेगा आपको। उससे जितना ऑक्सीजन मिलता है वही आपको से काम चलाना पड़ेगा उससे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? हाँ सर, स्विमिंग कंडीशन में देयर आर सीन दैट कि दोज आर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर्स, दे यूज्ड टू हैव मतलब मोर परसेंटेज ऑफ फैट, सो वो बेनिफिट करता है किसी एंगल से? नहीं, इसमें ये मत सोचो कि जो जितना ज्यादा ये मोटा है या फैट ज्यादा है उससे ज्यादा ये आएगा, ऐसे नहीं है ये। Okay. How your enzymes, how your oxygen or carrying capacity, so that only will depend कि फैट मेटाबॉलिज्म कितना होगा। ओके। ये मत सोचो कि चर्बी ज्यादा है तो चर्बी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। अरे चर्बी ज्यादा होने से एक और प्रॉब्लम क्या है ना, वो तो ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएंगे उतना, वो तो उतना एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, सो दैट विल लिमिट हिज परफॉर्मेंस। यस सर। हाँ, तो इसलिए ये तो नहीं है। देखो आप मैराथन रनर जो है, तो उसमें बहुत सारे ये एनर्जी जो आता है फैट मेटाबॉलिज्म से आता है। 2 घंटा से भागना पड़ेगा, तो आखिर में फैट मेटाबॉलिज्म से बहुत एनर्जी आता है, लेकिन उनका पास चर्बी है क्या? नहीं है सर। का जो इथोपियन मार्कन है, वो सिर्फ ऐसे तो लगता है कि चमड़ा का, हड्डी का ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया गया। वो है जो ट्राइग्लिसराइड जो है ना, जो बोल रहा हूँ, जो फैट, that fat only it will come. तो इसीलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए बोलता है एक्टिविटी करता है ना फैट घटाने के लिए, दैट इज स्लो जॉगिंग से, ज्यादा भागने से आपको फैट घटेगा नहीं। ड्यूरेशन फैट घटाने के लिए जो चर्बी वाला जो है ना, बहुत सारे मोटा वाला चर्बी वाला जो है, तो आप भी तो उसी में हो। तो क्या है, आपको उसके लिए स्लो कंटिन्यूअस रनिंग बोलता है ये। यस सर। तो मतलब लो इंटेंसिटी में जितना एक्टिविटी करोगे, आपका फैट मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा होगा, वो फैट उतना ज्यादा घटेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ इधर, मैं बालकनी से देखता हूँ, मोटा लोग ना बहुत जोर से भागता है। मैं उनको बोलने वाला था, ये मरेगा तू, ये हार्ट अटैक हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ उससे भूख बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, फिर ज्यादा खाएगा फिर फैट बढ़ेगा। हाँ जितेंद्र आर्चरी, इसमें नेट एटीपी 2 है और एनएडीएच का भी 2 मॉलिक्यूल गेन होता है सर। ये एनएडीएच क्या होता है सर? ये है ना, ये एनएडीएच, अगर मैंने बोला था तो सुना नहीं था सबने, कि लास्ट इसमें रिवाइज, इसको एक और बार रिवाइज किया, सेकंड टाइम रिवाइज हो रहा है ये, शायद उस टाइम आप नहीं थे। दिस एनएडीएच, इसका मतलब है एनएडी, दैट इज ए कोएंजाइम। ये विटामिन से बनता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये बनता है नियासिन विटामिन। नियासिन का नाम सुना है? विटामिन नियासिन, हाँ नियासिन बोलो, कौन सा विटामिन है? B3। विटामिन B3 से बनता है ये एनएडी। अब एनएडी क्या करता है, ये जो ग्लिसरॉल्डाइड 3-फॉस्फेट टू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन आयन निकलता है इस स्टेप में। अब हाइड्रोजन आयन आप लोगों को बोला था ये काल्पिट है, वो क्या करेगा, सीधा जाके कैल्शियम आयन को बंद कर देंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन को बंद कर देंगे। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करता है कि उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, उस हाइड्रोजन को कैसे रोका जाए। तो इसीलिए क्या है, एनएडी बैठा रहता है, निकलने से एनएडीएच बन जाता है। अब क्या है, अगर ऑक्सीजन है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुस जाता है। फिर ये एनएडी, ये हाइड्रोजन को एक और कोएंजाइम है एफएडी, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइबोफ्लाविन से बनता है। राइबोफ्लाविन क्या है बोलो? विटामिन B2। विटामिन B2 यस, विटामिन B2 से राइबोफ्लाविन बनता है। सॉरी, राइबोफ्लाविन से विटामिन B2 से एफएडी बनता है, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो एनएडी क्या करता है, ये बुरे चीज को कोई अपना पास नहीं रखता है, वो कोशिश करता है दूसरे को दे देने के लिए।
इमीडिएटली NADH क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को FAD को कंधे पे छोड़ देंगे, फिर FAD का क्या करेगा और किसी का कंधे पे छोड़ देंगे, तो एक कैरियर का ऊपर छोड़ते रहता है ये। तो जब भी ये हाइड्रोजन को छोड़ते छोड़ते लास्ट में जाके, और कोई नहीं है तो ऑक्सीजन का बेटा मैं तेरे लिए वेट कर रहा हूँ मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि एरोबिक मेटाबॉलिज्म में हमें ऑक्सीजन का कमी नहीं है। सो ऑक्सीजन विल टेक दैट हाइड्रोजन आयन और उसको क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज हो गया है। साथ में एक और फायदा क्या हुआ है, ये 3 स्टेप में ये जो ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन आयन का, वो साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिवली चार्ज, इसको प्रोटॉन का नाम से भी जाना जाता है। तो हमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा है, तो न्यूक्लियस में एकदम सेंटर में रहता है न्यूट्रॉन, उसका चारों तरफ जो घूमता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, आउटर ऑर्बिट में घूमता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन अगर निकल गया तो साथ में एक और इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकलना पड़ता है। तो ये इसीलिए कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते वक्त कुछ एनर्जी निकालती है। तो जैसे जैसे एनर्जी वो एनर्जी ADP और PI चारों तरफ घूम रहा है। इमीडिएटली ADP PI क्या करेगा ना, जो भी एनर्जी मिलेगा उसको साथ मिलके ATP बना देंगे। तो एक NADH अगर इट विल पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म, 3 ATP विल बी प्रोड्यूस्ड। एक एक NADH 3 ATP प्रोडक्शन करते रहेगा। ये पुराना किताब में है ये। Now here you can see, here there is no oxygen. We are discussing about the anaerobic glycolysis. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन आयन को लेने वाला कोई नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा नहीं सकता है। लेकिन उसके बदले में क्या करेगा, ये NADH लास्ट में आके ये NAD जो है हाइड्रोजन को छोड़ देंगे पाइरुवेट का ऊपर। इट विल लीव द हाइड्रोजन आयन टू पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड जब हाइड्रोजन आयन ले लेगा तो ये लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसलिए एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। दैट इज द रीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होने का कारण, ऑक्सीजन का कमी के कारण, ऑक्सीजन का एब्सेंस का कारण, इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस द लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड और लैक्टिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट। नहीं तो आप बोल सकते हैं सर हमारा तो मेन मकसद था ATP प्रोडक्शन करना। देखो लैक्टिक एसिड का पहले ही हमें जो ATP मिलना था मिल गया है, ये चारों ATP लैक्टिक एसिड का पहले ही मिल गया है। तो फिर भी पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड बनने का जरूरत क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को भी तो लेना है ना। जैसे वो शंकर भगवान ने क्या किया था, नीलकंठ क्यों बोलता है, पता है शंकर भगवान को नीलकंठ क्यों बोलता है, क्योंकि वो जहर। तो ये हाइड्रोजन नाम का जहर का भी तो किसी ना किसी को तो पीना है। तो ये पहले पिया था किसने, NAD ने पिया था, लेकिन वो ज्यादा देर तक रख नहीं पाया था, फिर उल्टी कर दिया था। फिर लास्ट में पाइरुवेट बोला क्या करो, मैं ही ले लेता हूँ। तो ये पाइरुवेट ने जहर पी लेता है, लेके लैक्टिक एसिड बनाता है ये। फिर क्या होता है लैक्टिक एसिड, आगे मैंने क्या बताया था, ड्यूरिंग रिकवरी टाइम, एक्टिव रिकवरी, जब हम कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करता है, क्यों करता है, इसी लैक्टिक एसिड को जो रिकवरी, जो फेटिक को बोला था ना, ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरी, आफ्टर द विगरस एक्टिविटी और ट्रेनिंग और गेम वी डू द कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकवरी। तो कूलिंग डाउन एक्सरसाइज में हम क्या करता है, उस टाइम हम एरोबिक लो इंटेंसिटी 30 to 40% इंटेंसिटी में एक्टिविटी करके उस लैक्टिक एसिड को फिर मसल से, ब्लड से लाके फिर लिवर में जाके फिर दोबारा उसको ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे करके लैक्टिक एसिड को रिमूव करता है ये। अब ठीक है, अभी समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अभी किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। तो ये या तो यह लिखो या तो जो मैंने नोट दिया है वो दोनों में से एक लिखना है। अभी चॉइस इज योर्स, जो जितना पढ़ पाएगा, जो जितना हजम कर पाएगा उसको उतना लिखना है। फिर एरोबिक मेटाबॉलिज्म, एरोबिक सिस्टम जो है लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। सो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Sufficient oxygen is available to meet the energy demand as well as the resynthesis of ATP। क्योंकि क्या है, इसमें एक्टिविटी हो रहा है, ATP खर्चा हो रहा है, साथ में
एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन फैटी एसिड, उससे भी एटीपी बन रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है, एटीपी बन रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है, ATP is used, ATP is produced, ATP used, ATP produced, like that it will go on. So as long as जिसका फिटनेस ज्यादा है तब तक ये कंटिन्यूअसली ATP सप्लाई होता रहेगा। फिर जब एक टाइम आएगा जब फैटिग आ जाएगा, फिर ATP प्रोडक्शन, कब फैटिग आएगा वो मैंने बोला था, डिप्लेशन ऑफ मेटाबोलाइट, जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन खत्म होने लगेगा तब ये ATP प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, तब ये फैटिग आ जाएगा। ये So aerobic system में क्या क्या होता है, same thing in the notes also it is written, ATP produced aerobically, उसमें क्या है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इसका मतलब है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पाइरुविक एसिड। यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं लिख देना गलती से, क्योंकि हम इधर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोल रहा है, उसमें लैक्टिक एसिड बनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो NADH सीधा चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा वो। देन क्रेब्स साइकिल, इसका और दो नाम है, TCA साइकिल भी बोलता है, साइटिक एसिड साइकिल भी बोलता है। एंड एनर्जी सबस्ट्रेट जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है जो भी है, इट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड। एंड यहाँ पे वो जो मैंने बोल रहा था NADH एंड FADH आर प्रोड्यूस्ड एंड एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब टोटल थोड़ा सा पानी में भी उतरूंगा, बाल भी भीगेगा नहीं, तो ऐसे करके सब कुछ बता के भी कुछ नहीं बताया हमने, लेकिन एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने कोशिश किया था, आपने पढ़ाई किया है, इतना भी लिखोगे तो फिर चलेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर आपको हजम है तो ये 2-3 लाइन लिख देना। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। Electrons are passed through a series of carriers, ये सब carrier है, and produces ATP. At last, hydrogen from NADH and FADH are accepted by O2 to form the water. जो मैंने अभी बताया वही इंग्लिश में लिखा है ये। Now fat metabolism. फैट मेटाबॉलिज्म में क्या है, ग्लिसरॉल एंटर्ड इनटू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। जो फैट ट्राइग्लिसराइड ये टूट जाता है एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, 3 फैटी एसिड से। अब ग्लिसरॉल जो है वो कहां घुसेगा ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक स्टेप अभी बताया, याद है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, याद है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट? यस सर। सर ग्लिसरॉल उसमें कन्वर्ट होकर फिर ये ग्लाइकोलाइसिस चलते रहता है। और फैटी एसिड क्या करता है, द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू एसिटिल कोए। फैटी एसिड क्या होगा, एसिटिल कोए में कन्वर्ट होके फिर क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा। लिखा है कोए एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल। ये देखिए अभी जैसे ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज पाइरुविक एसिड बना है। हाँ, और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है, एक लाइन ऐड कर दीजिए, दैट क्रेब्स साइकिल, मैंने इसमें कहीं नहीं लिखा है, आप हो सके तो ऐड कर दीजिए। द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए बचपन में हम पढ़ा था, व्हो इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहता है? The answer is mitochondria is called powerhouse of the cell. Why? Because the Krebs cycle takes place in the mitochondria, and the Krebs cycle and electron transport chain, the maximum number of high energy compound ATPs are produced. That is the reason the Krebs cycle, that mitochondria is called powerhouse of the cell. तो ये साइटोप्लाज्म से ये ग्लूकोज जो ये पाइरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर आएगा, इसीलिए लिखा है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोए बनेगा, फिर एसिटाइल कोए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इधर पहले ही रहता है, इसके साथ मिलके साइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक, सक्सिनिल कोए, देन सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो, लाइक दैट साइक्लिकल ऑर्डर ये घूमते रहता है। एसिटाइल कोए आते रहेगा, ये ऐसे घूमते रहेगा ये, और साथ में जहां जहां हाइड्रोजन जहां जहां निकलेगा वो चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उससे क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा, और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देगा। इसको और डिटेल में लिखा है, इसमें एंजाइम का नाम भी दिया हुआ है, और ये कहाँ का NAD निकालता है ये देखिए, ये सब दिया हुआ है इधर। जहां जहां NADH निकलेगा ये सीधा जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में।
ये है इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन, ऐसे दिखता है ये SH2, का मतलब सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, जैसे कोई भी अगर H2 जैसे ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, उसका साथ H2 लेता है, ये वो हाइड्रोजन NAD ले लेता है, ऐसे NADH+H+ बन गया है। फिर ये क्या करता है, FeD को दे दिया है, और साथ साथ देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जहां जहां ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वहां पे ये ATP बन रहा है, देखो 1 2 3 ATP बन रहा है। नाउ फैट मेटाबॉलिज्म, अगर उतना लिखने से चल जाएगा, उसके बाद अगर डायग्राम और ये दे सकता है तो दे देना ये, लेकिन जरूरी नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, इसका चक्कर में एक्चुअल चीज जो है, इन चीज नहीं होना है, इन चीज को आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा आपको। इसमें कोई पॉइंट देखो, इसमें कुछ बताना है, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया ही है। गला सूख गया है ऐसे बताते बताते। आप पूछो पूछो क्या करना है, ये इसको फिर बताना है क्या, ये ऐसे लिख लोगे? सर ठीक है, ये सर लिख लेंगे सर सर। लिख लेंगे। वो तो स्विमिंग का स्टूडेंट क्या है, दीपक, दीपक है कि नहीं? हाँ सर, क्या? हाँ सर, मैं वही स्लाइड खोल के बैठा हूँ सर। हाँ, ये देखिए, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ रहा है when the exercise intensity is low, कितना low? When it is less than 30% of VO2 max, in that intensity fats are the primary source, because intensity is very less, हमारे पास टाइम बहुत है, हमारे पास ऑक्सीजन लेने का टाइम बहुत है, धीरे धीरे ATP प्रोडक्शन करना, तो तब फैट मेटाबॉलिज्म, फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स में आएगा, लेकिन मैक्सिमम आएगा आपका फैट्स। नाउ धीरे धीरे जब इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, अभी लेस देन 30% इंटेंसिटी में अगर फैट से आपका आ रहा है 90% और कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है 10%, ये अगर जब 50% में जाएगा तो होगा क्या, 70% विल कम फ्रॉम फैट, 30% विल कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। फिर जब इंटेंसिटी मोर देन 70% जाएगा, तब क्या होगा, मे बी 70% विल कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, 30% विल कम फ्रॉम fat. Intensity is above 70% of your the carbohydrate is the primary source. So that is why the shifting of fat to carbohydrate metabolism. This is just to have a gross idea. फूड कंपोनेंट है, ये फूड कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। आउट ऑफ दिस 3 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, these 3 are called एनर्जी यील्डिंग सबस्ट्रेट और एनर्जी सबस्ट्रेट। मतलब ये 3 कंपोनेंट जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों एनर्जी देती है। बाकी तीनों डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता है, विटामिन, मिनरल, वाटर एनर्जी नहीं देता है, लेकिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। जैसे अभी बताया, विटामिन कैसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, अभी बताओ, हाउ द विटामिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। NADH FADH बनाता है, विटामिन से बनता है, तो ऐसे कोएंजाइम बनाने के लिए या NADH FADH बनाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन मेन एनर्जी जो आता है, एक्चुअल एनर्जी ड्यूरिंग एक्टिविटी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। So called the integration of 3 energy substrate। जरूरत के मुताबिक जब चाहिए कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, जब फैट से चाहिए। ये देखिए फैट से कैसे होगा, फैट मैंने बोला था ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है, ये फॉस्फोग्लिसराइड और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों सेम है,
इसका जाएगा ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट भी लिख सकता हूँ। ये ग्लिसरॉल इसमें कन्वर्ट होके फिर ऐसे चलते रहेगा। फैटी एसिड क्या होगा, एसिटाइल कोए बनाएगा, फिर क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा। प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेगा, फिर कुछ अमीनो एसिड जो है जो पायरुविक एसिड से मिलता जुलता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्रेब्स साइकिल में घुस जाता है। कुछ अमीनो एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, फिर क्रेब्स साइकिल में घुस जाता है। कुछ अमीनो एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट में घुस जाता है। मैंने सो मेनी टाइम्स आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। जैसे उसमें से 2 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, वन इज ग्लूटामिक एसिड, अनदर वन इज एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड जो है दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से मिलता जुलता है। ये देखिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किधर है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इधर है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इससे मिलता जुलता है अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। सिर्फ CO और CnH2 इतना डिफरेंस है। इसमें CO कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है और अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड में CnH2 अमाइन ग्रुप रहता है। और एक एस्पार्टिक एसिड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये भी दोनों भाई भाई लगता है, ये इसका भी स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। तो डायरेक्टली अमीनो एसिड आपको क्रेब्स साइकिल का अंदर घुस सकता है ऐसे। सो लाइक दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है? Yes, sir. यस सर। वन बाय वन, दैट आल्सो विल बी ए गुड नोट। आप लिख के देख लीजिए। आप ये स्ट्रक्चर देने का जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बोला था। सिर्फ ये लाइन याद है तो लिखो, लैक्टिक एसिड इज अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, बस ये लिखो। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये दोनों में से एक भी लिखोगे तो भी चलेगा। देन इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। लैक्टिक एसिड सिस्टम में ये लाइन आपने पढ़ा है ऑलरेडी। Then it is a strong organic acid. It is dissociated into lactate anion and hydrogen ion. For lowering in pH, ये अगर नहीं आता है तो नहीं लिखना है। ये 4th पॉइंट काट दो आप, जरूरत नहीं है। लैक्टिक एसिड या लैक्टेट दोनों सेम है। लैक्टेट accumulation in blood is directly related to the hydrogen ion accumulation in blood. हिंदी में हमारा ब्लड में जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड जमेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन भी प्रोडक्शन होगा, हाइड्रोजन आयन भी उतना ही जमेगा। फिर ये लैक्टिक एसिड का बुरा काम क्या है, लैक्टिक एसिड से जो हाइड्रोजन आयन निकलता है उस हाइड्रोजन आयन पीएफ के एक्टिविटी को कम कर देता है। ये उसमें भी बोला था, और एक जगह में मैंने बोला था, कल या परसों मैंने बताया था ये। देन इट फेटिक में बताया था, ये पॉइंट था फेटिक में। It hampers the calcium troponin complex, that also was there in the fatigue. Muscle contraction is hampered, ये भी fatigue का पार्ट है। It may stimulate the pain receptor, पेन को बढ़ा देता है। Oxyhemoglobin formation in lungs also declines, जो हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है उसको भी कम कर देता है ये। इसका जरूरत नहीं है, अगर दे पाओगे तो काफी है, नहीं तो दो। क्योंकि हाइड्रोजन आयन का साथ साथ लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो लैक्टेट एनायन और हाइड्रोजन आयन दोनों में से डिसोसिएट होता है। नॉट ओनली हाइड्रोजन आयन, ये लैक्टेट एनायन भी, ये भी बदमाश है। ये भी क्या करता है, ये रायनिन रिसेप्टर को, जो जहां से कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम चैनल से कैल्शियम रिलीज होता है उसको इनहिबिट कर देता है, ताकि कैल्शियम भी ना निकलना वहां से। ये याद है तो लिखना, नहीं तो मत लिखो, ऐसे क्रॉस कर दो, इसका जरूरत नहीं है। ये आपको लिखना जरूरी है। जितना पूरा अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये लिखना जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, सो दैट लैक्टिक एसिड via blood it goes to the liver and with the help of the oxygen through periscycle it is converted into glucose or glycogen.
यूजफुल है। 70% of lactic acid is converted into carbon dioxide of water, 10% converted into amino acid, 20% converted into glucose. हो गया लैक्टिक एसिड? यस सर, हो गया सर।